हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम स्टडी करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है और जब स्वतंत्र भारत बना था उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था का चयन किया था और उसे भारत के लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली समझा था। तो आज हम संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, उसके गुण और उसके दोषों इत्यादि का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। There are 3 organs of government: legislature, executive and judiciary. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर ही शासन व्यवस्थाओं को हम संसदीय शासन व्यवस्था या फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। And it is on the basis of relations between executive and legislature we define the term whether it is presidential form of government or parliamentary form of government. In India we have parliamentary form of government, whereas in USA we have presidential form of government. अब हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की परिभाषा। तो इसमें सबसे पहले हम गार्नर की परिभाषा लेते हैं और गार्नर कहते हैं कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली होती है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। Cabinet government is that system in which the real executive, the cabinet or ministry, is immediately and legally responsible to the legislature for its political policies and acts, and mediately or ultimately responsible to the electorate, while the titular or nominal executive, the chief of state, occupies a position of irresponsibility. तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो होता है वो व्यवस्थापिका का सदस्य भी होता है, साथ ही वो अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एज एग्जीक्यूटिव, द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ legislature as well as they are responsible towards legislature for their policies and schemes. अब हम देखते हैं संसदीय शासन की मुख्य विशेषताएं। नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का भेद, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय शासन व्यवस्था में इसे हम भारत के उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। शासन की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वह वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इस तरह से राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इस बारे में कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसके जो सदस्य होते हैं अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वे व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। यदि
कोई व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है। और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। Prime Minister and his cabinet is responsible for their policies and actions towards legislature. नेक्स्ट है कार्यपालिका की कार्यकाल की अनिश्चितता, इनडेफिनेट टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। वैसे तो हर संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन कोई भी सरकार तब तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे संसद में बहुमत हासिल हो। The executive can remain on the post as long as it has the confidence or the majority in the parliament. Next is सामूहिक उत्तरदायित्व, collective responsibility. प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और यह संसदीय शासन का नियम होता है, सब एक के लिए तथा एक सबके लिए, या कह सकते हैं वे इकट्ठे ही तैरते हैं या इकट्ठे ही डूबते हैं। They swim and sink together. फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने मंत्रालय के हेड होते हैं। In that capacity, they are responsible for their actions to the parliament, and as a result, they are individually responsible towards parliament. तो वे व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन व्यवस्था में जो नेतृत्व होता है सरकार का वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और वह सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जैसा कि लास्ट की कहते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखते हैं। इम्पोर्टेंट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मेकिंग लिविंग एंड एंड ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट है संसदीय शासन के गुण। संसदीय शासन के गुण में हम देखते हैं कि सबसे पहले व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य रहता है, क्योंकि जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उस दल की सरकार बनती है। इस कारण से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग रहता है, क्योंकि व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर और विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, क्योंकि व्यवस्थापिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल पर विभिन्न तरीकों से पूर्ण नियंत्रण रखती है, चाहे वह प्रश्न पूछकर हो, चाहे निंदा प्रस्ताव के द्वारा हो, चाहे काम पर रोको प्रस्ताव के द्वारा हो, चाहे कटौती प्रस्ताव के द्वारा हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव, अजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आवर, etc. By this, the legislature puts control over the executive. नेक्स्ट है गद्यावरोध की कम आशंका, नो डेडलॉक। इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जिस दल का बहुमत होता है व्यवस्थापिका में, सरकार उसी की बनती है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहता है और इस तरह से कोई भी गद्यावरोध या डेडलॉक जैसी स्थितियां इसमें नहीं आती हैं। नेक्स्ट है अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। संसदीय शासन व्यवस्था बहुत लचीली होती है और
इसमें जनता की इच्छा के मद्देनजर और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। इस तरह से ये अत्यंत परिवर्तनशील भी होती है। नेक्स्ट है योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन, रूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड पॉपुलर पर्सन्स। चूंकि लोक संसदीय शासन व्यवस्था में जो शासक हैं वो जनता मीन्स सबसे पहले तो लेजिस्लेचर चुनी जाती है जनता के द्वारा, व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव होता है, फिर उनसे कार्यपालिका का गठन होता है। तो इस तरह से वे सब चुनाव जीतकर ही संसद में पहुंचते हैं और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय भी होना पड़ता है। तो इसमें जनरली योग्य और अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्ति ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। चूंकि निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं और निर्धारित समय में चुनाव होने से जनता को वोट डालने का मौका मिलता है, सो दे गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती रहती है और ये इसके प्रमुख गुण हैं। अब हम इसके दोष देखते हैं। नाउ वी सी द डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, ऑपोजिशन टू द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। चूंकि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कहता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल पृथक होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेट। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये सिद्धांत का विरोधी होती है। नेक्स्ट है दलीय तानाशाही का भय। जब किसी फियर ऑफ पार्टी डिक्टेटरशिप, जब किसी दल को ज्यादा बहुमत मिल जाता है तो दलीय तानाशाही का भय हो जाता है। अधिक बहुमत किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जिसको जितनी ज्यादा पावर मिल जाती है वो करप्ट होता है। जैसे कि लॉर्ड एक्टन ने कहा, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, सेम इज एप्लीकेबल हियर। कि जब ज्यादा बहुमत आ जाता है इवन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन व्यवस्था में, तो जो सत्तारूढ़ दल और शासक होते हैं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वो स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और अपने मनमाने तरीके से शासन करने का कार्य करते हैं। इसलिए ज्यादा बहुमत किसी भी शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है निर्बल शासन, वीक गवर्नमेंट। ये निर्बल शासन इसलिए बोलते हैं कि जब कभी त्वरित निर्णय लेने होते हैं, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और प्रधानमंत्री को हर चीज पार्लियामेंट से पास करानी होती, तो इस तरह से पार्लियामेंट से पास करानी होती। कई बार प्रेसिडेंट को भी उसके बारे में अवगत कराना होता है। तो इस प्रकार जब युद्ध और संकट का समय होता है तो ऐसी स्थिति में जब क्विक डिसीजंस की जरूरत होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस ले पाना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई, प्रॉब्लम्स इन द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या बहुदलीय शासन व्यवस्था में बहुत सारे दल जब हो जाते हैं तो किसी एक दल को बहुमत मिलने में कई बार कठिनाई का स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में सरकारें बहुमत के अभाव में गिरती जाती हैं। भारत में भी हमने देखा है, इटली में कई बार हुआ है कि बार सरकारें बदली हैं क्योंकि बहुमत उनका खो जाता था, और इजराइल में भी हमने देखा है कि एक साल में 3-4 चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिरता पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। और नेक्स्ट है कार्यपालिका की अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि यदि कार्यपालिका अपना बहुमत खो देती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस स्थिति में अस्थिरता आ जाती है और कई बार हम देखते हैं कि इसमें अक्षम व्यक्तियों का भी शासन होता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो में भी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि जनता ने जीत कर उन्हें पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है
तो वे पार्लियामेंट के सदस्य भी हो जाते हैं, फिर कई बार मंत्री पद भी हासिल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे अक्षम व्यक्तियों का शासन भी कह देते हैं। हमने देखा हमारे भारत में कई बार हुआ है कि जिन पर जो जेल जा चुके हैं, जिन पर कई तरह के केसेस लग चुके हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, वो भी संसद के सदस्य बने हैं। तो ये कई बार फिर अक्षम व्यक्तियों का शासन भी हो जाता है। मंत्री परिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट तब होती है जब बहुत ज़्यादा बहुमत होता है व्यवस्थापिका में किसी दल को और उसकी सरकार बनती है, तो वो तानाशाही रुख अपना लेती है, डिक्टेटर हो जाती है और इस तरह से अपने मनमाने तरीके से कार्य करती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के ये प्रमुख दोष हैं और इस तरह से अपने कई दोषों को होते हुए भी संसदीय शासन व्यवस्था हम विश्व की प्रमुख और उपयुक्त शासन व्यवस्था मान सकते हैं। हमारे भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बेस्ट शासन प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई सी भी शासन प्रणाली नहीं है, सब कमियां सभी में है, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि जनता की इच्छाओं का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करती है।